ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को जनरली भाषा में हम लोग कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों कहा जाता है। ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों कहा जाता है। ठीक है, कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर मुख्यतः तीन कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, तीन काम को लिए बनाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। कैपेसिटर किस कार्य के लिए बनता है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। जो तीनों कार्य हैं उसके भी बताएंगे, और कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, और इसका जो कैपेसिटर में क्या क्या, जैसे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, जो भी चीज़ें सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है, आवेशन और इसका मात्रक क्या होता है, ये कौन सी वैद्युत धारा क्या करता है, अपने ओर आवेशित करता है। ठीक है, तो सभी पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर की संरचना या कैपेसिटर का अगर हम लोग कहें तो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, तो देखिए कैपेसिटर जो आपका होता है किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो अलग अलग प्लेट, यानी किसी अचालक पदार्थ, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए मैं फिगर समझाऊंगा। ये जो फिगर आपके लिए हैं हम, ये निम्मी की बुक की है, जो निम्मी की ओरिजिनल बुक है, निम्मी की जो ओरिजिनल बुक है उससे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं, ये निम्मी की ओरिजिनल बुक है बाबू। हाँ, ठीक है, तो ये आपका होती है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इस मटेरियल के दोनों तरफ क्या होता है, एक धातु का प्लेट इधर लगा होता है, एक धातु का प्लेट इधर लगा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस जब प्लेट जब लगे होते हैं, जब ये धातु के प्लेट जब लगे, ए और बी यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल। आपके यहाँ जो कैपेसिटर होता होगा देखे होंगे आपको, इस तरह गोल से कंटेनर में, आपने एक पंखे में जो आप कैपेसिटर लगा होता है देखे होंगे, गोल से कंटेनर में लगा होगा, और दो उसमें से वायर्स निकले होंगे। जब इसको आप तोड़ के देखेंगे तो अंदर कंस्ट्रक्शन इसी तरह होगा, दो इधर प्लेट रहेगी, इधर प्लेट रहेगी, और बीच में क्या होगा, आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसे हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा एक कैपेसिटर है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसकी जो भी परिभाषा हमने नीचे यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, पहले हम लोग इसे कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद क्या होता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, सबके बारे में हम यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटर की मतलब कैसे बनता है इसके बारे में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटें, यानी अचालक प्लेट पदार्थ से पृथक की गई दो अचालक प्लेटें होती हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश को क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं, या संधारित्र और कंडेंसर कहलाती है। यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के से अलग की हुई दो 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 प्लेटें जब उसमें हम लोग धारा का प्रवाह करते हैं तो अपने अंदर जो आवेश एकत्रित कर लेती हैं, तो कैपेसिटर कहलाती हैं। ठीक है, यानी माना कि देखिए यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी के द्वारा हमने क्या किया, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैटरी के द्वारा हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका धन प्लेट बनाया, ये ऋण प्लेट, और बैटरी के द्वारा हमने क्या किया, इसको हमने सप्लाई दे दिया। बैटरी से सप्लाई जैसे ही हम लोग दे देंगे तो ये जो पॉजिटिव है, इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ये ए की तरफ से होके बी की तरफ क्या करेंगे, बहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होंगी इस प्लेट पे कम हो जाएंगी, ए वाले पे, और बी वाले पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी अत्यधिक होगी। तो आपको पता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है उसे नेगेटिव कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या होता है कैपेसिटर में जो क्षणिक धारा, जब कैपेसिटर में हमारी एक क्षणिक धारा जब प्रवाह होता है तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव पॉइंट, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज टू भी नॉट मोर द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, आगे है, इन्होंने इसी को यहाँ पे दर्शाया हुआ। ठीक है, तो अब बात करते हैं संधारित्र की किस्में, नहीं संधारित्र किस्में नहीं, पहले बात करते हैं संधारित्र की हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले कितने प्रकार की ये होते हैं, सॉरी मतलब कि इसके कार्य क्या होते हैं। संधारित्र का मैं पहला कार्य लिखता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा इसे,
जो भी मैं मुंह से अब बोलूँगा उसको लिखिए पहले। संधारित्र के जो कार्य होते हैं, संधारित्र का जो पहला कार्य होता है हम लोग कहेंगे पावर फैक्टर, फैक्टर को सुधारना, को सुधारना, सुधारना। जब ये हमारा कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारता है तो इसको हम लोग कहते हैं KVAR, KVAR, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव, ठीक है, या VAR कहते हैं, ठीक है। जब हमारा कैपेसिटर क्या, जब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, सुधारता है, तो हम लोग इसका रेटिंग KVAR में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है, इसका नाम होता है फेज डिवाइडर, फेज डिवाइडर या फेज शिफ्टिंग डिवाइस, फेज डिवाइडर। आप इसे फेज शिफ्टिंग या फेज डिवाइडर दोनों लिखते हैं। दूसरा लिखिएगा फेज डिवाइडर। जब ये फेज डिवाइडर ये कब कब काम करता है, जब जैसे जब फेज डिवाइडर के रूप में जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे आपके यहाँ पंखा लगा होगा, या ध्यान रखिए, तो फेज डिवाइडर के रूप में हमारा काम करता है। तो उसमें ये किस तरह जुड़ा होता है इसको लिखिएगा। उसमें यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। आपके जो भी मोटर है, आपके यहाँ अगर सिंगल फेज मोटर है, सिंगल फेज फैन है, जितना भी ये सब मोटर है, सभी के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में आपका क्या होता है, ये आपका कैपेसिटर जुड़ा होता है। समझ में आ गया। दूसरी चीज़, तीसरा इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फिल्टर सर्किट में, पल्सेटिंग DC को सुधारने में। लिखिएगा तीसरा कार्य इसका लिखिएगा पल्सेटिंग, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग DC फिल्टर। यानी जब हम लोग AC से DC जब बनाते हैं तो उसमें कुछ पल्सेशन रह जाते हैं, पल्सेशन ऐसे, ठीक है। इस पल्सेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो मुख्यतः 3 कार्य आपके कैपेसिटर के होते हैं, मुख्यतः 3 कार्य आपके क्या होते हैं, कैपेसिटर के होते हैं। आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ है, देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दिया है कैपेसिटर, कैपेसिटर के यहाँ पे एक फार्मूला, एक बेसिक सा, एक क्या बोलते हैं, 2 लाइन का क्या है आपका यहाँ पे समझाया गया है। वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पे अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। यानी 2 धात्विक प्लेटों के बीच में इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा अलग किया जाता है, उसे कहते हैं कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में धारिता कहेंगे। कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, धारिता। पेपर में धारिता भी पूछ देता सीट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, ठीक है। जब एक कंडेंसर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो वह इलेक्ट्रिक चार्ज एकत्र करता है। तो कंडेंसर की इस गुण को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसकी इकाई फैरेड होती है, इसकी इकाई क्या होती है, फैरेड होती है। और C द्वारा कैपेसिटेंस को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। C के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसे दर्शाते हैं। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। प्रायोगिक रूप में फैरेड क्या है, एक बहुत बड़ी इकाई है। फैरेड जो होता है आपका बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर प्रैक्टिकली रूप में आप अगर आपके घर में जो पंखा लगा होगा तो वहाँ पे आपका 2.5 माइक्रो फैरेड का आपके यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा। उसकी रेटिंग होगी 440 वोल्ट, उसकी रेटिंग होगी आपके घर पे जो पंखा लगा होगा। और 2.5 माइक्रो फैरेड से 3.5 माइक्रो फैरेड तक हम लोग कैपेसिटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपने घर पे जो सीलिंग फैन है, अगर सिंगल फेज मोटर की बात करें तो हम कहीं कहीं पे 30 माइक्रो फैरेड, 50 माइक्रो फैरेड या 100 माइक्रो फैरेड तक के भी हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फैरेड, फिर इन्होंने पूछा, कहा फैरेड, जब दोनों प्लेटों के बीच एक कूलम 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड का चार्ज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड कहलाती है। यानी 1 फैरेड बराबर 1/Q और V, यानी 1 कूलाम वोल्ट जब हमारा जब प्रवाहित होता है या पैदा होता है तो हमारा 1 फैरेड कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और कुछ नीचे है, देखते हैं। अब देखिए
ये हम Q बराबर C भी कहते हैं। ठीक है, इसके सूत्र के बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सूत्र के ही बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये सूत्र क्या है। ठीक है, C बराबर क्यू भी, यानी आपका क्या होगा यहाँ पे, ये चार्ज कह रहा है Q जो आपके धारिता हो जो चार्ज हो जाएगी, Q बराबर हम लोग क्या कहते हैं, C भी। ठीक है, चलिए इस पे हम प्लेन पेपर लेते हैं, इस पे हम आपको ये हेडिंग आप लिखते जाइएगा, हेडिंग आप लोग लिखते जाइएगा। आवेश, आवेश नहीं, अभी धारिता पे लिखिए, सॉरी धारिता पे ही लिखिए आप लोग। जैसे धारिता हमारा कैपेसिटेंस आया है, कैपेसिटेंस पे हम लोग बात करेंगे। इसकी इकाई फैरेड होती है और ये चलता। ठीक है, कैपेसिटेंस में देखिए जो कैपेसिटर की जो धारिता होती है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में, कैपेसिटर की धारिता किस पे डिपेंड होती है, कैपेसिटर की धारिता किस पर डिपेंड होती है, यानी किस पे आधारित होती है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट लिखिए, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, तो का क्षेत्रफल। ठीक है, शायद आप लिख लेंगे क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी सी बराबर सी के अनुपाती एरिया, यानी जो धारिता होती है, कैपेसिटी जो होती है हमारी, उसके जो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसके क्या होती है, समानुपाती होता है। यानी सी बराबर अल्फा सी अनुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक, पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, दूसरा पॉइंट किस पे कैपेसिटर धारिता डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी के अचालक की मोटाई, यानी प्लेट के बीच की दूरी या अचालक की मोटाई। ठीक है, ये इतना होता है प्लेटों के बीच की दूरी या अचालकों की मोटाई। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं। इसको अगर इसके सामने फार्मूला होगा सी बराबर प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, स्मॉल टी रहेगा, सॉरी ये स्मॉल टी रहेगा, ये रहेगा सी अनुपाती 1/स्मॉल टी। ठीक है, टी का मतलब इसका आयतन होगा, यानी मोटाई की जो होती है आपकी मोटाई के क्या होता है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्या कहने का मतलब, जैसे मोटाई बढ़ेगी तो अचालक की मोटाई बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की जैसे ही दूरी बढ़ेगी यानी मोटाई बढ़ेगी, तो धारिता भी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, धारिता हमारी कम हो जाएगी। आप एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, प्लेटों की संख्या। प्लेटों की संख्या पे भी हमारे क्या है, धारिता डिपेंड करती है। प्लेटों की संख्या सी अनुपाती n-1। यहाँ पर ये आपका फार्मूला बन के आएगा, सी अनुपाती n-1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट, अचालक का नियतांक, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं हम जिसे हम लोग। चौथा पॉइंट है अचालक का नियतांक। अचालक का नियतांक। ठीक है, अचालक का नियतांक मतलब बोलेंगे सी अनुपाती के, यानी जिसका नियतांक जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, वो उस धारिता उसके अंदर रहेगी। ठीक है, जैसे वायु का नियतांक आपका अवायु और निर्वात का अचालक का नियतांक हमारा के का मान इकाई होता है। यानी जब हमारा हवा जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे निर्वात यानी कुछ भी नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमारा जो नियतांक होता है कैपेसिटर का, के का मान जो होता है हमारा हमेशा होता है इकाई होता है। इसीलिए पिछले सूत्र में आपने देखा होगा, हमने लिखा होगा प्लेटों के बीच की दूरी बराबर सी बराबर 1/T, यानी आयतन।
ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके लिए सूत्र हम लोग गणना का सूत्र निकालते हैं, C बराबर 8.85 C बराबर 8.85 के ए n माइनस वन है यहाँ पे n-1 बटे टी गुणे 10 पे -8। ठीक है, तो सी देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। सी, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओहो, समझाने में आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी का मतलब होता है धारिता। सी ये इक्वल टू है, सी मतलब धारिता होती है। ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोफैरेड, सी हम लोग हमेशा माइक्रोफैरेड मिलेंगे। जो हमारा ए यहाँ पे लिखा है, देखिए ए, ये ए इसके ऊपर है पावर में, के पावर में ए है, तो एक प्लेट का क्षेत्रफल है, यानी जो एक प्लेट का कितना आपका क्षेत्रफल होगा, इसे हम वर्ग सेमी में लिखेंगे। और टी जो है इसका मतलब ये हो गया और चालक की मोटाई, और चालक की मोटाई। अब एक एक पॉइंट को वीडियो को रुक रुक के आप लोग नोट करते जाइए। और चालक की मोटाई किस में हम लोग नापेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, के का मतलब हमारा हो जाएगा नियतांक, जो हर एक पदार्थ का अलग अलग आपका क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, और n मतलब होता है n-1 है, ये n-1 है, तो इसका मतलब हो गया कि प्लेटों की संख्या कितनी, उसमें से एक हमको क्या करना है, घटा देना। अगर 2 प्लेट है तो उसमें से हमको एक क्या करना है, घटा देना। n-1 है, ये माइनस है और ये 1 है। ठीक है, इसके में थोड़ा जगह कम था, अब समझ लीजिए। अब उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा, मैं यहीं पे बोलूँगा। वायु तथा निर्वात के अचालक नियतांक के का मान इकाई होता है। यानी जहाँ पे हवा है, जहाँ पे वैक्यूम यानी हवा नहीं है, वहाँ के जो नियतांक है क्या है आपका, के का नियतांक हमारा क्या होता है, इकाई होता है। जबकि अन्य अचालक में, लिखते जाइएगा, जबकि अन्य अचालक पदार्थों में इसका मान 2 से 81 तक होता है, 2 से 81 तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मतलब इसका जो भी होता है, एक से वायु और निर्वात का तो मान 1 होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी अचालक पदार्थ हैं उनका जो नियतांक होता है 2 से 81 तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो धारिता काफ़ी ख़त्म हो गई। धारिता के बाद आपका आता है आवेश। ठीक है, जो नीचे आपने ये लिखा है ना, ये देखिए इसमें आवेश नहीं रखा गया है, लेकिन ये फैरेड रखा गया है। फैरेड का इसको आप समझ लीजिए, फैरेड आपने जब लिखा होगा तो वहाँ पे देखिए किस यहाँ पे पॉइंट छूटा है, जब फैरेड लिखे हैं, 1 फैरेड यानी 1 फैरेड 1 कूलाम और 1 बोल्ट, ये लिखा हुआ। ठीक है, समझिए, आई नहीं 1 बोल्ट बराबर 9 गुणे 10 पे 11 औस ESU, यानी सब ESU, इतना इसके बराबर होता है। ठीक है, 1 फैरेड बराबर। ठीक है, देखिए ESU का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। फैरेड वाला भी यहाँ पे आपका खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट इसका मतलब होता है, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, यानी 9 गुणे 10 पे पावर -10 पे पावर 11। समझ में आ गया, फैरेड का भी खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपको देखो माइक्रो फैरेड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, नैनो फैरेड लिखना है तो स्मॉल n और f फैरेड, पिको फैरेड लिखना है तो स्मॉल p और कैपिटल F। समझ में आ गया। ठीक है, तो माइक्रो फैरेड का मतलब हो गया 10 पे पावर -6, नैनो फैरेड का मतलब 10 पे पावर 9 और 10 पे -9। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इस तरह बन गए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे का टॉपिक हम लेकर चलते हैं। आगे का टॉपिक हमारा रहेगा आवेश यानी चार्ज।
इस पे देखिए यहाँ पे जो चार्ज लिखा गया है, आवेश एंड चार्ज, द रिलेशंस वेरी यूजफुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल्डेड ड्यूरेशन द सीरीज कैपेसिटर सर्किट अदर देन इक्वेलेशन। तो इसका आप नया आप एक हेडिंग बनाएंगे चार्ज, ठीक है। ब्लैंक सीट हम लेते हैं, इसको हम लिखेंगे चार्ज यानी आवेश, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं आवेश, ठीक है। चार्ज, आवेश, आवेश किसे कहते हैं? तो इसका आप लिखिएगा डिफिनीशन, किसी संधारित्र द्वारा एकत्र किया गया, किसी संधारित्र यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर लिखिए, संधारित्र या कैपेसिटर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज हो गई। कैपेसिटर द्वारा एकत्र की गई वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश उस संधारित्र के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के, यानी उस संधारित्र के सिरों पर आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी Q जो हमारा जो चार्ज है, ठीक है, Q जो हमारा चार्ज है उसके बारे में कह रहा है, जो Q इसका जो चार्ज है आरोपित वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी आरोपित वोल्टेज क्या होती है आपकी, समानुपाती होती है। तो V बराबर Q, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिखा है ना, V इक्वल टू Q, यानी V के क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, सॉरी Q हो जाएगा, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। या V यानी वोल्टेज जब बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, और धारिता बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा Q बराबर CV का मतलब आपका हो जाएगा, यानी आवेश कितना हमारा इकट्ठा होता है, तो धारिता हम रखेंगे और वोल्ट का जो दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी धारिता क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। Q यानी आवेश हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया? अगर V बराबर हम निकालेंगे, दूसरा फार्मूला होता है V बराबर होता है Q अपान C होता है, Q अपान C होता है, V बराबर Q अपान C, यानी कितना वोल्टेज का यहाँ पे गेन हो रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, उसको हम लोग पता करने के लिए चार्ज बटे हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता को हम लेते हैं, यानी C को लेते हैं। Q बराबर होता है CA या Q बराबर होता है हमारा CV, ठीक है। तो Q का मतलब होता है, Q का मतलब समझ लीजिए एकत्रित वैद्युत आवेश, एकत्रित वैद्युत आवेश है, आवेश Q से हम लोग डिनोट करेंगे। C हमारी जो होती है, हमारी धारिता होती है जो फैरेड में होती है, ठीक है। और V जो हमारा होता है वोल्टेज होता है वोल्ट में, A जो हमारा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद एक और हेडिंग आप बनाइए, हेडिंग आप लोग बनाइए, हेडिंग आप लोग बनाइए स्थिर वैद्युत क्रिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन, स्थिर वैद्युत क्रिया, यानी इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक एक्शन कहेंगे, यानी स्थिर विद्युत क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो चार्ज इकट्ठा करते हैं तो ये किस ऊर्जा के रूप में डिनोट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जिसका अगर हम डिफिनीशन लिखेंगे तो डिफिनीशन का आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन। अगर हम लिखने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन, तो अब लिखेंगे इसका डिफिनीशन, संधारित्र की चालक प्लेटों के बीच अचालक पदार्थ के परत विद्यमान होने के कारण इसमें डीसी विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह तो हो ही नहीं सकता, यानी डीसी धारा का निरंतर प्रवाह नहीं हो सकता, परंतु
इस विद्युत धारा के क्षणिक प्रभाव से इस विद्युत धारा के क्षणिक प्रभाव से संधारित्र में भी स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में वैद्युत ऊर्जा एकत्र हो जाती है। क्या हो जाती है? वैद्युत ऊर्जा आपकी एकत्र हो जाती है। वैद्युत ऊर्जा एकत्र हो जाती है। समझ में आ गया? तो वैद्युत ऊर्जा एकत्र हो जाती है तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? तो ई बराबर होगा हाफ, अपने ये 10वां बराबर में पढ़ा होगा। ई बराबर होता है हाफ का मतलब 1/2 हाफ CV स्क्वायर, यानी ये ऊर्जा यानी जो ये एकत्र करता है इसको हम लोग इसके द्वारा निकालेंगे। ई बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा। तो आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बता दूं, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, तो कैपेसिटर का जब काम दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे नोट बना के लिखिएगा कि कैपेसिटर, नोट लिखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर AC को पास करता है, AC को पास करता है और DC को ब्लॉक करता है। समझ में आ गया? AC को पास करेगा और DC को ब्लॉक करेगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम में कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर को जोड़ते हैं। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा कि कैपेसिटर में बहने वाली वोल्टेज का विरोध करता है। यानी कैपेसिटर जो का होता है वो बहने वाली वोल्टेज का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। तो संधारित्र का यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम कल बात करेंगे संधारित्र के प्रकार, यानी संधारित्र के क्या क्या आपके प्रकार होते हैं, और सभी संधारित्र के बारे में हम लोग आपको पढ़ाएंगे और सभी को क्या करना है? आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।